क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आयशा तारिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आयशा साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आयशा, सबसे पहले ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि लर्निंग डिसऑर्डर होता क्या है और किस तरह से इसकी अलामात क्या हैं, हम किस तरह से महसूस कर सकते हैं कि हमारे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। लर्निंग डिसऑर्डर जो है एक न्यूरो डेवलपमेंटल बीमारी है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो पैदाइश से बच्चे के साथ होते हैं और पूरी ज़िंदगी साथ रहते हैं। अच्छा। इन डिसऑर्डर्स में जो है बच्चे की दिमाग की जो शेप होती है, जो फॉर्म होती है, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है बाकी लोगों से, जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं, एरियाज़ हैं जिनमें उनको प्रॉब्लम्स फेस आती हैं। ज़हीन होने के बावजूद भी इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के स्पेसिफिक एरियाज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो 3 लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि बहुत ही कॉमन है। नंबर 1 डिसलेक्सिया, जैसे आपने बात की, इसमें जो है दिमाग के जो स्पीच एंड लैंग्वेज सेंटर्स होते हैं वो इम्पेयर हुए होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को वर्ड्स पढ़ने में, वर्ड्स सीखने में मुश्किल होती है। उसके अलावा वी हैव डिस्कैलकुलिया, जहाँ पे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली मैथमेटिकल एबिलिटी में जो है प्रॉब्लम होती है। एंड नंबर 3 इज़ डिस्ग्राफिया। जिन बच्चों को डिस्ग्राफिया होता है उनको रिटन स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, तो फाइन मोटर स्किल्स, जितनी भी चीज़ें हम अपने हाथ से करते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, जैसे लिखना, बटन्स बंद करना, लेसेस बंद करना, इस तरह की चीज़ें। तो आयशा साहिबा, ये जो डिसेबिलिटी है, हम इसे डिसेबिलिटी कहेंगे ना, तो ये कोई कंडीशन है? जी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जेनेटिक्स में है या फिर लेटर ऑन भी कोई बच्चा खुदा न खास्ता इसका शिकार हो जाता है? नॉट एग्जैक्टली जेनेटिक्स, इवन तो जेनेटिक कंपोनेंट है, लेकिन अभी हम लोगों को एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चला कि क्यों जो है इस तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। ऑल वी नो इसके बाय बर्थ होती हैं और पूरी ज़िंदगी साथ रहती हैं। ये वो डिसेबिलिटीज़ नहीं है जो कि आउट ऑफ द ब्लू एक दिन जो है किसी एडल्ट को हो जाएगी या किसी बच्चे को हो जाएगी। इसके साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं हम लोगों को बचपन से ही नज़र आने लग जाते होते हैं। क्योंकि आयशा, आप क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो डिसलेक्सिया का कोई इलाज है अगर पता लग जाए कि आपका बच्चा जो है वो इस बीमारी में मुब्तला हो चुका हुआ है? जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, इलाज ऐसे क्योर नहीं होता, क्योंकि बच्चे के जो दिमाग की जो शेप होती है, कंडीशन होती है, वो डिफरेंट होती है। बच्चे का सोचने का नज़रिया डिफरेंट होता है। इसमें कमी पेशी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिहाज से होती है, जहानत के लिहाज से नहीं होती। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर जस्ट एज इंटेलिजेंट एज अदर चिल्ड्रन, इवन मोर सो इन स्पेसिफिक एरियाज़। हम लोग अगर इलाज की बात करते हैं तो वो मैनेजमेंट के ऊपर आ जाता है। इन बच्चों के साथ अगर इनके हिसाब से काम किया जाए, इनको इनके हिसाब से पढ़ाया जाए, इनकी स्पीड पे लेकर जाया जाए, तो काफ़ी हद तक ये कंडीशंस मैनेजेबल हैं और बच्चे की हेल्प हो सकती है। अच्छा, इसमें लैंग्वेज में भी इशू आ सकता है? मतलब बच्चा बात करते हुए भी हकला सकता है, बात पूरी नहीं कर सकता, अपनी बात को पहुँचा नहीं सकता, ये वाली सिम्टम्स भी होते हैं इसमें? सो डिसलेक्सिया की अगर हम बात करें, क्योंकि स्पीच एंड लैंग्वेज सेंटर्स इम्पेयर हुए होते हैं, तो जिन बच्चों को थोड़ा सा सिवियर होता है उनके मार्कर जो है हम लोगों को अर्ली चाइल्डहुड से नज़र आने लग जाते होते हैं। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है वो स्पीच पिक करने में थोड़ा सा डिले आता है, उनमें उनको बात समझने में थोड़ा सा डिले आता है, फोनिक्स में उनको प्रॉब्लम हो रहा होता है, जैसे किस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करना है उसको समझने में भी और उसको फिर प्रोनाउंस करने में भी उनको डिफ़िकल्टी हो रही होती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोगों को शुरू से नज़र आने लग जाती हैं। ठीक है आयशा साहिबा, अब ये भी बताएं इसका सोल्यूशन क्या है? वो पेरेंट्स जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को और उनकी फैमिली में अगर ऐसा कुछ है मसला, तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है और उस बच्चे को अपने तौर पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले फॉर पेरेंट्स, ना उम्मीद नहीं होना आप लोगों ने। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती होती है। ऑफ कोर्स इन आवर सोसाइटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है इन हाई अचीविंग करियर्स, उन पे फोकस दिया जाता है, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली डिसलेक्सिया की बात करें, जो ब्रेन की वायरिंग लैंग्वेज सेंटर्स को इम्पेयर करती है, उसी वायरिंग की वजह से जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है उनकी जो आर्टिस्टिक एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो चुकी होती है। अपने बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से लेकर चलना है। मोस्ट ऑफ द इनोवेटर्स दैट वी सी इन द वर्ल्ड, इवन टॉप सीईओज, एप्पल के सीईओ को ले लें, एक्टर्स, आर्टिस्ट्स, दे हैव डिसलेक्सिया। तो इट्स नॉट समथिंग के जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपने बच्चे को अगर उसके एबिलिटी के हिसाब से लेकर चलेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल, हमने अपने इंट्रो में भी बताया कि आमिर खान की एक मूवी थी तारे ज़मीं पर, उसमें भी बच्चा इसी तरह का दिखाया गया था, इसी बीमारी में वो मुब्तला था और वो आर्ट में बहुत आगे था। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि जो हमारा दिमाग का सेंटर आर्टिस्टिक एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो स्पीच एंड लैंग्वेज से डिफरेंट होता है।
एंड दैट इज़ वेरी मच enhanced in these conditions as well. तो सबसे पहला स्टेप होता है अर्ली मैनेजमेंट एंड डायग्नोसिस. जैसे ही आपको नज़र आने लग जाएं कि आपके बच्चे में सिम्टम्स हैं, अगर उससे नहीं पिक हो रहा, स्कूल में जा रहे हैं, काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है बेसिक अल्फ़ाबेट रिकग्निशन नहीं है, साउंड्स को वो ठीक नहीं प्रोनाउंस कर रहे, स्पेलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप जो हैं उनको डायग्नोसिस के लिए जो है लेकर आ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग डिटेल्ड असेसमेंट्स करते होते हैं. सो व्हेन वी आर असेसिंग फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, सबसे पहले हम IQ टेस्ट करते होते हैं बच्चे का, इंटेलिजेंस टेस्ट. अगर इंटेलिजेंस टेस्ट में बच्चे के एवरेज स्कोर्स आते हैं, अच्छे स्कोर्स आते हैं, और लेकिन फिर भी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही होती है, दैट्स व्हेन वी नो कि हम लोगों ने लर्निंग डिसेबिलिटी का टेस्ट भी करना है. वी डू दैट एंड वी सी कि क्या क्या एरियाज़ हैं लर्निंग के जहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है. अच्छा आयशा साहब, और ऐसा भी उसके तो होता है ना हिसाब कि किसी एक सब्जेक्ट में बच्चा वीक रहता है, किसी एक सब्जेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं होती, बाकी सब्जेक्ट्स में ठीक है, तो ये भी उसी में काउंट होता है या वो कुछ और सिनेरियो है? बिल्कुल एब्सोल्युटली. जैसे मैंने डिस्कैलकुलिया की बात की, डिस्कैलकुलिया वो लर्निंग डिसेबिलिटी है जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को अफेक्ट करती होती है. हाँ जी. बच्चा बाकी सब्जेक्ट्स में टॉप कर रहा होगा, बहुत सही चल हाँ रहा जी, होगा, हाँ जी. लेकिन मैथ्स की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर सक रहे होंगे. हाँ जी, हाँ जी. तो ये तो that ऐसे भी हो affect सकता है ना will कि मैथ समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आता था, तो मुझे तो कोई डिसऑर्डर नहीं. क्या पता. देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी जो है इसका वो मतलब मुझे spectrum पे भी काम मुझे तो करती मैथ होती समझ है. में नहीं आता था, ऐसे हवा में उड़ जाता था. तो ऐसे I 5 have a पॉइंटर्स friend बता जो कि दे ना, जो हम तो आई हैव अ फ्रेंड जो कि बहुत ना बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छी हैं, उनका अपना सेंटर है यहाँ पे. उनको ना जब भी हम लोग पैसे पकड़ाते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, तो फ़ौरन से वो घबरा जाती होती हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग जो है ना बिल्कुल इट फॉल्स अपार्ट जैसे ही मैथ्स की बात आती है वहाँ पे. सेम हियर. अदर देन दैट वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल लेकिन मैं सही पैसों के हैं, मामले बहुत में नहीं अच्छी हैं. करती, मैं पैसे सही गिनती हूँ. ऐसे शहर वालों सही गिनती हैं. वैसे आयशा साहिबा, तो कोई 5 पॉइंटर्स अगर आप बता सके कि ये चीज़ें करें और बच्चा एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेगा. सबसे पहले बच्चे को एक्सेप्ट करें द वे दैट दे आर, बजाय उसके कि उनके ऊपर एक रिडिकुलस Very good. बर्डन डालने लग जाएं कि बच्चे ने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. हर बच्चा जो है हर चीज़ में टॉप नहीं कर सकता होता. दैट इज़ वन एक्सपेक्टेशन जो उनसे रिमूव करनी चाहिए फॉर पेरेंट्स एंड फॉर टीचर्स एज वेल. नंबर 2, आप आइडेंटिफाई करें कि बच्चे के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वो किन चीज़ों में अच्छा है और किस तरह उन चीज़ों को इन्हांस किया जा सकता है, उन चीज़ों के हिसाब से उसको लेकर जाया जा सकता है. नंबर 3, अपने आप को एजुकेट करें और बच्चे को भी एजुकेट करें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और वो क्यों ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है. क्योंकि जैसे आपने कहा कि काफ़ी बच्चे जो है वो फिर एंजाइटी, स्ट्रेस का भी शिकार रहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ. क्योंकि अगर बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि उससे वो काम नहीं हो रहा जो कि क्लास के हर बाकी बच्चे से हो रहा है, बिल्कुल. तो ऑफ कोर्स उनके लिए भी वो बहुत परेशान कुन सिचुएशन हो जाती है. सो इनकरेज द चाइल्ड, लेट देम नो कि किस हिसाब से जो है जस्ट बिकॉज उनसे वो चीज़ नहीं हो रही डजेंट मीन कि कोई चीज़ बहुत ख़राब है, कोई चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक है. तो एजुकेट करें. नंबर 4, बच्चे को उसकी एबिलिटी के हिसाब से लेकर चलें. उनके लिए डिटेल्ड IEPs बनाएं, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बनाएं. ज़रूरी नहीं है अगर 30 बच्चे क्लास में हैं वो 30 बच्चे जो है एक ही पेस पे चल रहे हैं. आपने देखना है कि वो बच्चे के बेसिक से शुरू करना है, जो स्किल्स नहीं है उस स्किल्स पे उसके साथ मेहनत करनी है. नंबर 5 इज़ हैव पेशेंस एंड मेहनत करते रहें बच्चे के साथ. अगर एक चीज़ आपको 50 बार भी रिपीट करनी पड़ रही है, 100 बार भी रिपीट करनी पड़ रही है, तो आपने उसको रिपीट करनी है जब तक बच्चे जो है वो चीज़ समझ नहीं लेता, जब तक बच्चा वो चीज़ सीख नहीं लेता. बिल्कुल पेशेंस के साथ, सब्र के साथ. और ये मिसाल हमने अक्सर देते हुए सुना है अपने पेरेंट्स को भी कि तुम 10 दफ़ा मुझसे सवाल पूछते थे, मैंने कभी तुम्हें नहीं कहा. मैं एक दफ़ा तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम तंग पड़ रहे हो. तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी आयशा तारिक साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज हमने बात की स्पीकिंग लैंग्वेज डिसऑर्डर, डिस्लेक्सिया के बारे में बात कर रहे थे. और ये बिल्कुल बड़ी ज़रूरी बात उन्होंने, डॉक्टर साहिबा ने भी की कि बच्चे को एक्सेप्ट करें सबसे पहले तो द वे द चाइल्ड इज़, और फिर उस पर काम करना शुरू करें.